नमस्कार मित्रों। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ इस वीडियो श्रृंखला में मैं इन दिनों चर्चा कर रहा हूं हिंदी के वैश्विक स्वरूप के संबंध में। अभी तक मैंने बताया कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया, उसका स्वरूप, उसके लाभ हानि और विदेशों में किस तरह से पिछले 70 सालों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, उस पर मैंने चर्चा की। और उसी क्रम में पिछली बार मैंने बताया था कि किस तरह से संख्या बल के हिसाब से विश्व में हिंदी भाषियों की, हिंदी प्रयोक्ताओं की संख्या 5वें स्थान से बढ़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। और अगर हम हिंदी और उर्दू को अलग कर लें तो भी चीनी भाषा के बाद दूसरे स्थान पर तो निर्विवाद रूप से हिंदी अब पहुंच ही चुकी है। अंग्रेजी तीसरे स्थान पर जा चुकी है। तो इस प्रकार ये जो कार्य हुआ है पिछले 70-80 सालों में, या इसको थोड़ा और पीछे ले जाएं तो लगभग 150 सालों में, 200 सालों का तक का इसको हम इससे विस्तार दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि जो हिंदी प्रयोक्ता हैं विश्व में 5 हिस्सों में बटे हुए हैं, उनको हम 5 वर्गों में अध्ययन की दृष्टि से बांट लेते हैं। तो उसमें जो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों में 150 से 200 साल पहले जो लोग ले जाए गए थे जहाजों में भरकर, उन्होंने भी वहां हिंदी को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। और जब हिंदी बची तो भारतीय संस्कृति बची। रामचरितमानस आदि के माध्यम से वे सारे भाव जो भारतीय संस्कृति के हैं वहां न केवल सुरक्षित रहे बल्कि फूले फले। वहां उन्होंने हिंदी को पढ़ने पढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं, कई तरह के कार्य किए, उन पर मैं आगे चर्चा करूंगा। हिंदी के इस विश्वव्यापी विस्तार में हिंदी शिक्षण की बड़ी भूमिका है, क्योंकि विदेशों में रहने वाले भारतीय या वहां के अन्य लोग हिंदी सीखेंगे कैसे, और जब तक वे हिंदी सीखेंगे नहीं, प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक था कि विदेशों में हिंदी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। इस कार्य के महत्व को समझकर अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जो भारत में थी, उनके मानने वाले, उनको अपनाने वाले लोग जब विदेशों में गए तो उन्होंने वहां उन संस्थाओं की स्थापना की, चाहे वे सनातन धर्म सभा हो, चाहे आर्य समाज हो, या अन्य ऐसी अनेक संस्थाएं जो वहां पर शुरू की गई। और उन्होंने वहां पर भारतीय लोगों को हिंदी सिखानी शुरू की। भारतीय जो नए बच्चे वहां पैदा हो रहे थे उस माहौल में, उनको हिंदी से जोड़ने के प्रयास किए। और उनकी देखा देखी वहां के स्थानीय निवासियों ने भी हिंदी को सीखना शुरू किया। दूसरी ओर वहां की सरकारी संस्थाओं पर दबाव बनाया गया। भारत सरकार की ओर से भी ऐसे प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। और ICCR, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण प्रयास भारत से बाहर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किए गए हैं। और इसमें विदेशों में स्थित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में हिंदी के लिए शिक्षक भेजने का कार्य यह संस्था लगातार कर रही है। और वे लोग वहां जाते हैं जो यहाँ के हिंदी प्रेमी, हिंदी के ज्ञाता, हिंदी के शिक्षक, विद्वान होते हैं। और वे वहां जाकर न केवल हिंदी को बढ़ाते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति से भी वहां के लोगों को परिचित करवाते हैं। तो यह कार्य चल रहा है और लगातार इस कार्य में वृद्धि हो रही है। तो मैं आपको अब लिए चलता हूं विदेशों में हिंदी शिक्षण की ओर। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा हम जानते भी हैं कि विदेशों में इस समय विश्व के लगभग 130 देशों में जो भारतीय लोग रह रहे हैं, वे लगभग 3 करोड़ भारतीय लोग विदेशों में इस समय रह रहे हैं। और विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण और प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखने का प्रयास किया है। और विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में ये हिंदी शिक्षण जारी है। इसमें सरकारी स्तर की संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय और निजी संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें धार्मिक और सामाजिक संस्थान हैं। अमेरिका में ही 113 संस्थानों में प्राथमिक से लेकर शोध स्तर तक की शिक्षा हिंदी में दी जा रही है। ऐसे केंद्र वहां चल रहे हैं। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश, जो मूलतः अंग्रेजी भाषी देश कहा जाता है, माना जाता है, वहां भी 113 संस्थानों में हिंदी संबंधी अध्ययन चल रहा है। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं और मुझे आशा है कि इनमें और वृद्धि हो चुकी है। तो इसलिए इन आंकड़ों को आप अंतिम न माने।
ये मैं केवल संकेत रूप में आपको एक अंदाजा देने के लिए कि किस स्तर तक हिंदी विदेशों में पढ़ाई जा रही है, उस उद्देश्य से मैंने ये सारा प्रयास किया है। और इसमें कई नई संख्याएं, कई नए संस्थान, कई नए शिक्षा केंद्र जुड़ चुके हैं। जितनी जानकारी मुझे उपलब्ध हुई उस आधार पर ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इस संबंध में और जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। मैं केवल आपकी रुचि इस दिशा में जागृत करके और कुछ हद तक आपको इससे अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1875 में, यानी कि आज से लगभग 150 साल पहले, अमेरिकी विद्वान सैमुअल एच कैलॉग ने हिंदी व्याकरण तैयार किया और उस पुस्तक का नाम था ए ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो अंग्रेजी में लिखी उन्होंने ये किताब, ठीक बात है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज की ग्रामर लिखने की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई होगी और तब उन्होंने किस तरह से अध्ययन किया होगा, किस प्रकार से ये पुस्तक अंग्रेजी में समझाई होगी अपने वहां के लोगों को, कितना कठिन जटिल कार्य किया होगा। 1875 में जब संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी इतनी आज जितनी आज उपलब्ध हैं, उस समय ये विद्वान सैमुअल एच कैलॉग ने ए ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज जैसी पुस्तक लिखी। और इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 150 सालों से अमेरिका में जरूर ही हिंदी की जो अध्ययन की परंपरा शुरू हुई होगी। इसी प्रकार जापान के बारे में भी ये बात डॉक्टर नवल जी ने मुझे बताई थी, उन्हें जाने का अवसर भी मिला था कि वहाँ हिंदी उर्दू के अध्ययन अध्यापन के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदी उर्दू का अध्ययन और उससे संबंधित बातें की गई थी। मैं आगे बढ़ता हूं तो आप देखते हैं कि अमेरिका में अनेक हिंदी विद्वान हैं जो हिंदी में कार्य करते रहे हैं, जिनमें माइकल शेशिरो, स्टीव पुओलस, कार्ले कपोला, रिचर्ड स्मिथ आदि कुछ नाम, मैंने बहुत थोड़े से नाम आपके सामने रखे हैं। इस प्रकार के अन्य नाम बहुत हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की ओर चलते हैं, जिसको हम जानते हैं कि अंग्रेजी का गढ़ है, वहीं से अंग्रेजी सारे विश्व में फैली है। उस अंग्रेजी के गढ़ इंग्लैंड के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं कैम्ब्रिज, यॉर्क, लंदन आदि विश्वविद्यालय। वहां भी हिंदी का अध्ययन सुलभ है, हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। डॉक्टर रूपर्ट स्नेल एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के विद्वान हैं, ब्रज भाषा के बड़े अच्छे कवि रहे हैं, हाल ही में उनका देहांत हुआ है। उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए वहां बहुत प्रयास किए हैं। इसी प्रकार पुराने समय में हमने अक्सर नाम सुना होगा गिल क्राइस्ट का, जिन्होंने ग्रियर्सन, इन्होंने भारत में जो भाषाएं बोली जाती थी उनकी गणना, उनके प्रयोक्ताओं के बारे में, उनकी व्याकरणिक विशेषताएं आदि को लेकर के बड़े महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे। गिल क्राइस्ट और ग्रियर्सन नाम आपने अवश्य ही कभी ना कभी सुने होंगे। और इसी क्रम में अनेक अन्य विद्वान भी इस से जुड़े रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि अब आधुनिक विद्वान हो, ये थोड़े पहले के भी पीछे के विद्वान भी इसमें शामिल हैं। लेकिन रूपर्ट स्नेल जिनका मैंने जिक्र किया, ये अभी आधुनिकतम जो दौर के विद्वान हैं उनमें शामिल हैं। बाकी नाम पहले पुराने भी हैं, नए भी हैं। मोनियर विलियम्स, कैलॉग, हार्ली, शोलबर्ग, ग्राहम वेली, ग्रियर्सन, मैग्रेगर भी आधुनिक विद्वान हैं। इन्होंने वहां हिंदी के प्रचार प्रसार में, इंग्लैंड जैसे देश में जो अंग्रेजी का गढ़ है, वहां हिंदी का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कनाडा के वैंकूवर, टोरंटो, विंडसर, मैकॉगिल विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का शिक्षण होता है। हम जानते हैं कि आज कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय बस गए हैं और उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिए हैं। हाल ही में कनाडा की जो मंत्री परिषद बनी, उसमें मेरी जहां तक जानकारी काम करते 4 भारतीय मूल के सिख साथियों को वहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बड़ी संख्या में भारतीय लोग कनाडा के विकास में भूमिका निभा रहे हैं और उनके साथ भारतीय भाषाएं, विशेष रूप से हिंदी, पंजाबी, गुजराती, वहां बहुत तेजी से फल फूल रही हैं, फैल रही हैं और उनका विस्तार वहां हो रहा है। तो कनाडा के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण जारी है। और देशों की ओर चलें तो स्वीडन में 1968 से हिंदी विभाग खोला जा चुका है और स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में हिंदी का विधिवत रूप से अध्ययन अध्यापन हो रहा है। इसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालय अन्य देशों में है। नॉर्वे के ओस्लो, फिनलैंड के हेलसिंकी विश्वविद्यालय, चेक गणराज्य के चार्ल्स विश्वविद्यालय, इटली के नेपल्स, वेनिस विश्वविद्यालय, बेल्जियम के घेट, यूवेन और लेज विश्वविद्यालय, बुल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय, वहाँ बहुत समय तक डॉक्टर हरीश नवल
विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाते रहे हैं। वे अक्सर वहाँ के विद्वानों के बारे में मुझे बताते रहते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से बुल्गारिया और जैसे देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। चीन के पेइचिंग, शिनजांग जैसे विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन अध्यापन निरंतर जारी है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा जैसे महत्वपूर्ण नगरों में स्थित विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन अध्यापन निरंतर हो रहा है। इसी प्रकार रूस की राजधानी मॉस्को और फिर लेनिनग्राड जैसे स्थानों पर जो स्थित विश्वविद्यालय हैं, वहां भी हिंदी अध्ययन अध्यापन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रूस के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ हिंदी सिनेमा ने किस तरह से हिंदी को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसको हम आगे भी संक्षेप में आगे चर्चा करेंगे जरूर। आगे देखें तो ऑस्ट्रिया में वियना, पोलैंड में वारसा विश्वविद्यालय, जहां मेरे मित्र डॉक्टर सुधांशु शुक्ला इस समय पढ़ा रहे हैं, वहां विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गए हुए हैं आईसीसीआर की तरफ से। ऐसे ही फ्रांस के पेरिस और सोबर्न में स्थित विश्वविद्यालयों में, रोमानिया के बुखारेस्ट, जर्मनी के हुकबोल्ड जैसे अनेक विश्वविद्यालयों में, लगभग 175 विश्वविद्यालयों, मैंने बताया था विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन उच्च स्तर तक, पीएचडी शोध स्तर तक हो रहा है। यह जानकारी मुझे लगता है आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को लेकर बहुत सी नकारात्मक बातें फैलाई जाती हैं कि हिंदी कौन पढ़ता है, हिंदी आज नहीं रह गई है, अंग्रेजी ही अंग्रेजी है, हिंदी तो अब पिछले जमाने, पुराने जमाने की बात हो गई है। इस तरह की तमाम आशंकाओं पर विराम चिन्ह लगाते हैं ये हिंदी शिक्षण के संबंधित सूचनाएं, जानकारियां, और बड़ी संख्या में विदेशी लोग हिंदी के लिए आकृष्ट हो रहे हैं सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत पिछले 70 सालों में धीरे धीरे विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज इस स्तर तक पहुंच गया है कि विश्व की सभी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपना काम करना चाहती हैं। भारत में व्यापार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। भारत का मध्यम वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई है, इसलिए वे लोग भारत में आना चाहते हैं और भारत आने के लिए हिंदी उन्हें महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि हिंदी से ही वे भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को, भारत के उपभोक्ता को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए वे अपने कर्मचारियों को हिंदी सिखा रहे हैं। और यहाँ तक मैंने सुना है कि अमेरिका में भी अब लगातार नासा जैसे संस्थान में भी संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि संस्कृत में सूक्ति रूप में जो बात कहने की क्षमता रही है वह विश्व की अन्य भाषाओं में नहीं है। और संस्कृत के वेदों को लेकर के जिस प्रकार से विश्व में अध्ययन हुआ है, मैं पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं, उसके आधार पर विश्व के अनेक देश शोध कार्य कर रहे हैं, बहुत सी जानकारियां अपने नाम पेटेंट करवा रहे हैं। ये हमारे लिए इसलिए चिंता की बात है कि हम लोगों ने वेदों का अध्ययन छोड़ दिया है, जिस कारण आज हम वेदों में विद्यमान ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। आज हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को वेदों के 4 नाम भी क्रम से याद नहीं है, किस वेद में क्या कहा गया, कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय हैं, इसको लेकर भी आज जानकारियों का अभाव नई पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमें सजग होने की आवश्यकता है और विश्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जिस प्रकार से लाभ कमा रहा है, जिस प्रकार से दोहन करके विश्व में महाशक्तियां वे देश बन रहे हैं, हमें भी सजग होकर अपनी इस मूल जो हमारे ज्ञान का स्रोत है उसकी ओर लौटना चाहिए। ये मेरा यहाँ संकेत है। संक्षेप में मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जर्मनी के 17, जापान के 15, इटली के 7, फ्रांस के 5, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, हंगरी जैसे देशों में 3 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। और ये तो बात मैंने आपसे साझा की उन देशों के बारे में जो कि इस समय विश्व में सिरमौर हैं, और यूरोपीय देश भी शामिल हैं, अन्य महाद्वीपीय देश भी शामिल हैं, और विश्व की महाशक्तियां भी इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम उन देशों की बात करें जहां प्रवासी भारतीय गए, तो उनमें मैंने आपसे पहले जिक्र किया था पिछली बार, मॉरिशस एक महत्वपूर्ण देश है। वहां के 300 सरकारी और 75 गैर सरकारी स्कूलों में 25,000 से अधिक छात्र प्रति वर्ष हिंदी का अध्ययन करते हैं। 1990 से मॉरिशस विश्वविद्यालय में बीए का कोर्स शुरू हो चुका है, और अब तो महात्मा गांधी हिंदी संस्थान वहां का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, MGHI नाम से, महात्मा गांधी संस्थान MGI नाम से मोका में स्थित है ये। और मुझे वहां जाने का अवसर मिला था जब मैं मॉरिशस 2 बार गया, तो वहां मैंने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदी के अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हुई हैं। लैंग्वेज लैब
जैसी लय अभी मुझे भारत में भी कम स्थानों पर देखने को मिली है, वहां पर उच्चारण आदि को आधार बना करके हिंदी सिखाई जा रही है। इसके अतिरिक्त वहां बहुत समृद्ध पुस्तकालय उन्होंने तैयार किया है महात्मा गांधी संस्थान में, और वहां वे विद्यार्थी जो भारत में अध्ययन करके गए थे, एमए, एमफिल, पीएचडी करके गए हैं, वे विद्यार्थी वहां अब अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक विद्यार्थियों से जो वहां अध्यापन कर रहे हैं, हमें वहां मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार फिजी के भारतीय स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षाओं की पढ़ाई का माध्यम हिंदी है, और वहां सभी भारतीय भाषाओं में 12वीं कक्षा तक हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है। और फिजी की जो हिंदी है उसे फिजी बात नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार सूरीनाम की हिंदी को सूरीनामी हिंदी के नाम से जाना जाता है। त्रिनिडाद एवं टोबैगो की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में हिंदी पीठ स्थापित की जा चुकी है। गयाना के विश्वविद्यालय में भी बीए स्तर तक हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है। इसी प्रकार अन्य अनेक देश हैं। ये आंकड़े, ये सूचनाएं मैं केवल संक्षेप रूप में, केवल संकेत रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये जानकारियां निरंतर बदलती रहती हैं, अद्यतन होती रहती हैं, और इनमें अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि आप इन जानकारियों को अद्यतन करें और इसमें नई जानकारियां जोड़ें, और इस बात को पूरे विश्व में और विशेष तौर पे पूरे भारत में फैलाएं कि हिंदी किस प्रकार विदेशों में आगे बढ़ रही है, हिंदी का शिक्षण आगे बढ़ रहा है, और हिंदी के शिक्षकों की मांग भी विदेशों में है। अनेक मेरे साथी हैं जो विदेशों में विद्यालयों में हिंदी शिक्षण कर रहे हैं और बड़ा सम्मान और धनराशि अच्छी अर्जित कर रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हिंदी में जो रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं, उसमें एक ये नया क्षेत्र है विदेशों में हिंदी शिक्षण का। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की जानकारियां मैं और आपके साथ बांटता रहूं हिंदी का वैश्विक स्वरूप नामक इस श्रृंखला में। और यह जो मुख्य रूप से मैंने श्रृंखला शुरू की है हिंदी का वैश्विक स्वरूप, मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सीबीसीएस के चतुर्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, इसलिए उनके लिए विशेष उपयोगी होगी। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों तक मेरी ये बात पहुंचे, इसी उद्देश्य से मैंने लॉकडाउन के दौरान यह प्रयास किया है कि मेरी ये जो जानकारियां हैं केवल मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थियों तक सीमित ना रहें, बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के और उसके बाहर के अन्य विद्यार्थियों तक, अन्य साहित्य प्रेमियों तक, अन्य हिंदी प्रेमियों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत कम समय में इसको बहुत लोकप्रिय माना गया है, और बहुत से इसको विद्यार्थी और मेरे हिंदी प्रेमी मित्र इससे जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसको अन्य मित्रों को भी जानने, देखने, सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि यह अन्य व्यक्ति, अन्य साथियों के लिए भी बहुत उपयोगी जानकारियां होंगी, और यह क्रम अभी जारी रहेगा, क्योंकि अभी इसमें और भी कई बातें हैं जो विश्व में हिंदी के संबंध में मुझे बतानी है। तो देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। नमस्कार।